ध्रुव कुमार यादव है। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा बीएस थर्ड ईयर में। मैंने अपना पीजी एमडी प्रिवेल यूनिवर्सिटी बरेली व यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है 2019 में। बीए थर्ड ईयर में आपके सिलेबस में आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में हम जानकारी लेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास जो शुरू होता है वो होता है ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और सुदृढ़ीकरण से। तो तुम्हारा पहला टॉपिक यही है। इसके बारे में ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल का थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। सन 1700 में मुगल शासक औरंगजेब द्वारा मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। 1700 से 1727 तक वो अपनी स्थिति बनाए रखता है। 1717 में उसके द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार किया जाने लगता है और वो मुगल शासकों को केवल नजराने वगैरह ही देने तक सीमित रह जाता है। 1707 में आप सभी जानते हैं औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। आप मध्यकालीन भारत में पढ़ के आए हुए हैं। 1727 तक वो अपनी स्थिति बनाए रखता है। उसके 1727 में मृत्यु हो जाती है मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है 1727 में। इसके बाद में जो शासक आता है उसका दामाद आता है जिसका नाम था सुजा। सुजा 1727 से लेकर 14 वर्ष शासन करता है 1741 तक। अच्छा शासक होता है। फिर ये इसकी भी डेथ हो जाती है। इसके बाद में जो शासक आता है वो आता है अलीवर्दी खान। उसका काल जो है बंगाल का सबसे स्वर्ण काल माना जाता है। ये 1741 से लेकर 1756 तक निरंतर शासन करता है। फिर इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। फिर सिराजुद्दौला नवयुवक था, वो बंगाल का शासक बनता है। अलीवर्दी खान के कारण कहा जाता है कि बंगाल सबसे ज्यादा संपन्न था। उसका एक कारण और भी है। तमाम उत्तर भारतीय राज्यों में जगह जगह आक्रमण हो रहे थे। कहीं जो है लूटमार हो रही थी, मराठे लूटमार कर रहे थे, जाट कर रहे थे। पर बंगाल के साथ ऐसा नहीं था। यहाँ निरंतर शांति बनी हुई थी क्योंकि ये जो तीनों शासक थे बहुत अच्छे शासक थे। मुर्शीद कुली खां, शुजा और अलीवर्दी खान के द्वारा अच्छे तरीके से शासन किया जा रहा था। जनता में न्यायप्रिय भी थे, थोड़े कठोर भी थे और अंग्रेजों को भी इन्होंने दबाकर रख रखा था। अंग्रेजों को इन्होंने ज्यादा छूट नहीं दे रखी थी। सिराजुद्दौला 1756 में नवाब बनता है। इसके अंग्रेजों से आते ही टकराव शुरू हो जाते हैं। नवयुवक था, थोड़ा महत्वाकांक्षी भी था। सिराजुद्दौला के टकराव होते हैं अंग्रेजों से, वो भी व्यापार को लेकर। अंग्रेज चाहते थे कि केवल उनकी ही स्थिति ऐसी रहे बंगाल में जो किसी अन्य व्यापारी की ना हो। वो सबको जो है इस दृष्टि से देखते थे, डरते थे कि कहीं कोई डच हम पे ना वो कर दें, ये कई फ्रांसीसियों के साथ ये लोग मिलकर हम पे आक्रमण ना कर दें, हमें मार ना कर दें। तो वो इस तरीके से अन्य को देखते थे। सिराजुद्दौला को भी उन्होंने इसी रूप में देखा और सिराजुद्दौला से इनके निरंतर झगड़े होते रहे, छोटे मोटे झगड़े होते रहे। 1756 में एक होती है कालकोठरी की घटना, जिसे आप ब्लैक होल ट्रेजेडी भी बोलते हैं। कालकोठरी की घटना होती है। इसकी डेट जो है 20 जून 1756 को ये घटना होती है। इसमें क्या करता है सिराजुद्दौला बहुत सारे अंग्रेजों को जो कि उन्माद मचा रहे थे बंद कर एक कोठरी में बंद कर देता है। फोर्ट विलियम जो कि कहाँ है कोलकाता में, फोर्ट विलियम में, कोलकाता में ये बंद कर देता है फोर्ट विलियम के अंदर, कालकोठरी के अंदर। और जब तीसरे दिन खोला जाता है तो अधिकतर अंग्रेजों की इसमें मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इसको कालकोठरी की घटना कहा गया है। इसके बाद अंग्रेजों के और ज्यादा अंग्रेज जो है बंगाल के ही फुल्टा द्वीप पर भागकर चले जाते हैं और वो अपनी मदद के लिए मद्रास का गवर्नर जो था कॉर्नवालिस उसको बुलाते हैं। कॉर्नवालिस जब बंगाल पहुंचता है तो इधर से सिराजुद्दौला भी पहुंच जाता है क्योंकि पता चल गया था युद्ध होना निश्चित है। तो लेकिन फिर जो है युद्ध को टालने के लिए सिराजुद्दौला संधि कर लेता है जिसको बोला जाता है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि होती है फरवरी 1757 में। अलीनगर की संधि हो जाती है फरवरी 1757 में। लेकिन ये एक सिराजुद्दौला की भूल थी। अगर ये शायद उस टाइम आक्रमण कर देता तो अंग्रेजों को एक टाइम नहीं मिल पाता, वो षड्यंत्र नहीं कर पाते और शायद परिणाम कुछ और होते। प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति था, राय दुर्लभ ये भी एक सेनापति था, जगत सेठ बैंकर थे,
सिराजुद्दौला की चाची खुद घसीटी बेगम, भाई चचेरा शौकत जंग, ये सब अंग्रेजों का साथ देते हैं और सिराजुद्दौला 50,000 की फौज होते हुए भी 3200 की अंग्रेजों की फौज से हार जाता है। 3200 की अंग्रेजों की फौज से हारने के कारण इसकी बहुत ज्यादा, लेकिन 50,000 की फौज तो लड़ी ही नहीं थी, 5,000 की फौज नहीं लड़ रही। अंत में सिराजुद्दौला अपनी मृत्यु को देखकर भाग जाता है वहां से और बंगाल में जाकर उसकी डेथ, पटना में जाकर उसकी डेथ हो जाती है। पटना भी बंगाल का ही क्षेत्र था उस टाइम। बंगाल का जो क्षेत्र था वो अब वर्तमान में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था। इन तीनों राज्यों को संयुक्त रूप से बंगाल कहा जाता था। उस टाइम पश्चिम बंगाल और वेस्ट, ये पूर्व बंगाल भी नहीं थे, केवल बंगाल था। जैसे आज आप पूर्वी बंगाल के रूप में जानते हैं, बांग्लादेश अलग देश हो गया, लेकिन ये उस टाइम बंगाल ही था। तीनों इस क्षेत्र में थे। अक्सर फिर ये 1757 का प्लासी का युद्ध हार जाते हैं। इसकी भी डेट याद रखना, 23 जून प्लासी का युद्ध होता है और सिराजुद्दौला हार जाता है। उसके बाद मीर जाफर नया सेनापति बनता है, नया शासक बनता है बंगाल का। मीर जाफर भी ज्यादा समय तक अंग्रेजों को संतुष्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो भी एक महत्वाकांक्षी था और उसे भी ये लोग शक की नजर से ही देखते थे कि ये कहीं फ्रांसीसी व डच लोगों से संबंध न स्थापित करके हम पे आक्रमण नहीं कर दे। उसके बाद जो है ये मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को सेनापति नियुक्त कर लेते हैं। मीर कासिम अलीवर्दी खां के जितने भी बाद के उत्तराधिकारी हुए उनमें सबसे ज्यादा योग्य था। वो अंग्रेजों की चालों को भलीभांति जानता था। मीर कासिम एक जो है शुरू से ही इनका विरोध करना शुरू करता है। वो एक एक्ट लाता है कि अंग्रेजों से भी 9% की चुंगी वसूली जाए, 9% की चुंगी अंग्रेजों से भी वसूली जाए। लेकिन अंग्रेज इस चीज को मानते हैं कि ये तो हमारी मतलब बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहा है या हमारे जो स्पेशल अधिकार है उनमें कमी कर रहा है, विशेष अधिकारों में कमी कर रहा है, तो मना कर देते हैं देने को। इनमें टकराव होता है आपस में, 3 छोटी छोटी झड़पें होती है और मीर कासिम वहां जब हार जाता है तो भागकर इलाहाबाद चला जाता है। अवध में जाकर 3 लोगों के साथ गुट बनाता है। बक्सर का युद्ध 3 लोगों के गुट के द्वारा लड़ा गया था। ये 3 लोग थे सिराजुद्दौला, शाहआलम द्वितीय जो कि दिल्ली के सम्राट थे, और मीर कासिम खुद। लेकिन इनकी संयुक्त सेना भी मीर